बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। आज हम मैप से आगाज़ करेंगे क्योंकि ख़बरें बहुत सारी मैप के साथ जुड़ी हैं और इसके ज़रिए से थोड़ी हमें समझ भी अच्छी आ जाएगी। फिर बाकी चीज़ें जो हैं वो जाके हम अपने रेगुलर वीलॉग में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारी ख़बरें हैं। सबसे पहले तो ये है कि अरब ममालिक से अब कुछ नरम खबरें आना शुरू हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप इतना टाइम क्यों गेन कर रहा है? यानी पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन का टाइम दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर मैं हमला कर दूंगा और सब कुछ तबाह कर दूंगा। तबाही तो उसके बावजूद जारी रही है। डोनाल्ड ट्रंप भी अटैक कर रहे हैं और इसराइल भी अटैक कर रहा है, तो इसराइल का और अमेरिका का हमला तो रुक नहीं रहा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने फिर 2 दिन मुकम्मल होने से पहले 5 दिन की डेडलाइन दी, फिर 5 दिन मुकम्मल होने से पहले 10 दिन की डेडलाइन दी। ईरान की जानिब से किसी किस्म का ऐसा जवाब अभी तक नहीं मिला जिससे ये उम्मीद की जाए कि कोई जंगबंदी हो जाएगी। तो ये हो क्या रहा है? देखिए, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का जंग से निकलना डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। जो अमेरिका में आज के दिन में हुआ है 28 तारीख को, क्योंकि पाकिस्तान में वक्त जो है वो पहले चलता है, अमेरिका में बाद में आता है। तो पाकिस्तान में आपके पास 29 तारीख होती है, तो अमेरिका में 28 तारीख ही चल रही होती है। और जो कुछ 28 तारीख को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ वो मैं आपको भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि वहाँ रिकॉर्ड लग रहे हैं, नए से नए रिकॉर्ड लग रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का वो वाहिद सदर बन गया है जो अपनी मुद्दत के दूसरे ही साल में इस कदर गिरावट का शिकार हो गया कि माजी में ऐसी कोई मिसाल मिलती नहीं है। अब मामला यह है कि अरबों को एक बात तो समझ आना शुरू हो गई है, उनके स्टेटमेंट भी आना शुरू हो गए हैं। और इसके पीछे एक रीज़न जो है वो तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान इस लड़ाई का हिस्सा बनना नहीं चाहता। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की थी, बुला के मौलवियों को डराया भी था और इधर उधर बातचीत भी ऐसी की थी, को बंदे शंदे भी मार दिए थे और इस तरह के स्टेटमेंट सियासतदानों से दिलवाए भी थे। लेकिन ये मौक़िफ़ अवाम में बिल्कुल पजीराई हासिल करने में नाकाम रहा। उन्हें इस बात का आइडिया हो गया है कि अगर हम सऊदी अरब के लिए ईरान से लड़े या अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर ईरान के साथ लड़े तो पाकिस्तान के अंदर हमारी मंजी ठुक जाएगी। लिहाजा ये भी अब पीछे हट रहे हैं और परेशान है कि हमने दिफाई मुआहदा तो कर लिया, अब जनाब मामला संभालें कैसे। तो ये सारे मिलकर सऊदी अरब को हाथ नहीं पकड़ा रहे और सऊदी अरब और अरब ममालिक अमेरिका को हाथ नहीं पकड़ा रहे। अब पहली मरतबा ऐसा हुआ कि कतर के बाद सऊदी अरब के बाद यूएई, इन सबके बयान आना शुरू हो गए। उर्दन, याद रखिएगा, उर्दन इसराइल के साथ ही रहेगा हमेशा, और वो उसका तरीक़ाकार ही वो है, वो बहुत पुराना उनका सिलसिला उनके साथ चल रहा है, वो अब छोड़ दें। लेकिन यहाँ पे अरब ममालिक में ये सोच पैदा हो गई है कि हम बहुत बड़े लूजर बन जाएंगे अगर हम इस लड़ाई के अंदर उतरे तो, और ईरान हमारे साथ बहुत बुरा कर सकता है। अगर हम ईरान को मारेंगे अनाउंस करके तो वो भी मारेगा। अब एक चीज पे आप गौर कीजिएगा, देखें नुकसान किसका होगा एंड ऑफ द डे। ये है सबसे बड़ी सोचने वाली बात, ये है जी अमेरिका। यहां से अमेरिका आता है और यहां लड़ाई चल रही है इस जगह पे, ये ईरान है। अब मुझे बताएं, दुनिया का ये दूसरा कोना है, ये ईरान है। तो अमेरिका का क्या बिगड़ेगा? क्या ईरान या कोई और मुल्क यहां से मिसाइल मार सकते हैं अमेरिका के ऊपर? नहीं मार सकते। बहुत बड़ा फासला है। ये पूरा वर्ल्ड मैप आपके सामने पड़ा है, पूरा का पूरा अफ्रीका क्रॉस करना पड़ता है, गल्फ क्रॉस करना पड़ता है, यूरोप क्रॉस करना पड़ता है, अटलांटिक ओशियन क्रॉस करना पड़ता है। नहीं पहुंच सकता, इतनी कैपेसिटी नहीं है। हाँ, अमेरिका के पास ये कैपेसिटी है। अमेरिका ने किया ये कि ये जो रीजन है, ये वाला जो एरिया है, ये सारा, यहां पे अमेरिका ने अपनी बेसिस बनाई थी, मिलिट्री बेसिस। अमेरिका ने ओमान में, सऊदी अरब में, रेड सी में, इसराइल में, उर्दन में, इराक में, शाम में और हत्ता कि कुवैत के अंदर, यूएई के अंदर, कतर के अंदर, बहरीन के अंदर, हर तरफ अमेरिका ने अपनी बेसिस बनाई थी। और इन्हीं बेसिस के ऊपर ईरान वापस अटैक करता है। और सबको समझ आ गई है कि अमेरिका की रोकने की सलाहियत वो नहीं है जो हम समझ रहे थे। इक्का दुक्का मिसाइलों को वो रोक सकता है, लेकिन अगर कभी बड़ा हमला हुआ तो वो नहीं रोक पाएगा। अगर ये जंग नहीं रुकती तो नुकसान किसका होगा? सबसे पहले सोचने वाली बात यह है। तो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा जंग ना रुकने की सूरत में, वो जनाब ये खित्ता, ये वाला, इस खित्ते का सबसे बड़ा नुकसान होगा अगर जंग नहीं रुकती तो। ये सारा का सारा मिडिल ईस्ट है, ये तबाह हो जाएगा, इनका कारोबार बंद हो जाएगा। इनके यहां पे कारोबार है कौन से? इनका सबसे बड़ा कारोबार है तेल का और गैस का। तो वो कारोबार तो तब चलेगा ना जब ये आबनाए हुर्मस चलेगी। जब ये आबनाए हुर्मस ही नहीं चल रही, यहां से तेल की सप्लाई बंद है, यहां तेल आ नहीं पा रहा, इसमें से तेल निकल नहीं पा रहा, ये आगे यूरोप अगर इंतजार कर रहा है तो तेल वहां भी नहीं जा रहा। तेल जो है ये यहां से इंडिया भी नहीं जा रहा, यहां पाकिस्तान भी नहीं पहुंचेगा। ये आगे जापान है, थाईलैंड है, ये जापान है, ये चाइना है,
ये म्यांमार है, अगर इन सबको तेल नहीं मिलता और यहाँ यूरोप में भी नहीं जाता तो सबसे बड़ा नुकसान तो इनका है, क्योंकि ये तेल के सबसे बड़े सप्लायर हैं। तो नंबर 1 नुकसान तो हो जाएगा इनका। नंबर 2 सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा, और उनके नुकसान की भरपाई भी नहीं होगी, वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 2 पे जिन ममालिक का सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो है जनाब ये यूरोपीय ममालिक। इनका नुकसान सबसे बड़ा क्यों होगा, इन्होंने बेहतरीन इंडस्ट्री लगाई हुई है अपने मुल्कों में। ये करते ये थे कि दुनिया भर से तेल और एनर्जी और गैस ये ले जाते हैं अपने मुल्कों में। ये यूरोपीय ममालिक, यूरोपीय यूनियन इनकी एक बनी हुई है, इन्होंने फैसला किया है एक पे हमला सब पे हमला, तो ये मिलजुल कर रहते हैं। आप एक वीज़ा लेते हैं, शेंजन वीज़ा उसे कहते हैं, आप पूरे यूरोप में ट्रैवल करते हैं, कोई आपको नहीं रोकता। मैंने अभी वीज़ा लिया, मेरे पास एक वीज़ा है, मैंने नीदरलैंड का वीज़ा लिया, मैं चाहूँ तो ये पूरे यूरोप में घूम सकता हूँ। इन्होंने आपस में इकट्ठ किया हुआ है। तो ये इंडस्ट्री सारी यहाँ पे लगी हुई है। रॉ मटेरियल ये उठाते थे पहले अफ्रीका से, अभी भी लेते हैं वहाँ से, अब उस तरह नहीं है जिस तरह माजी में था। और ये ऑयल एंड गैस, ये 3 बड़ी जगह जहाँ से ये हासिल करते हैं। एक ये ऑयल एंड गैस हासिल करते हैं यहाँ ऊपर से, या इनको कुछ यहाँ पे ज़खायर हैं, कुछ वहाँ से इनको मिल जाते हैं। एक बड़ा जरिया इनका रशिया था, रशिया से इनको बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो ऑयल एंड गैस मिल सकती है, क्योंकि रूस के पास तेल भी है और गैस के भी बहुत बड़े बड़े ज़खायर हैं। और रूस के जरिए से ये आएगा अगर कुछ इनके पास पहुंचेगा सेंट्रल एशिया से। तो तीसरा इनके पास जो सबसे बड़ा जरिया था वो ये है, ये यहां से गुजरा, ये आबना हुर्मत से होता हुआ बाब मंदब से गुजरा, नहर स्वेज से होके मेडिटेरेनियन सी से जाके यहाँ पे यूरोप को मिल जाता है ऑयल और गैस। यहाँ से जर्मनी की इंडस्ट्री चल रही है, फ्रांस की इंडस्ट्री चल रही है, बेल्जियम की इंडस्ट्री चल रही है, स्पेन चल रहा है, बाकी कंट्रीज, बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं, पूरी दुनिया के अंदर इनका सामान जाता है बनकर। बेहतरीन कारनामे इन्होंने किए हुए हैं, तो वो सारा यहां से चल रहा था। तो इनको होगा सबसे बड़ा नुकसान दूसरे नंबर पे। इसीलिए यूरोप इस लड़ाई से बचना चाहता है। यूरोप को यह पता है कि अगर ये लड़ाई तूल पकड़ गई तो जितना अरसा ये लड़ाई चलेगी इस रीजन के अंदर, उतना अरसा यूरोप के हालात अच्छे नहीं होते। यूरोप की इंडस्ट्री बैठ जाएगी, वहां पे लगातार महंगाई बढ़ती चली जाएगी, इसलिए वो लड़ाई से लगातार अवॉइड कर रहे हैं। अमेरिका को इस लड़ाई में क्या फायदा है, ये अब मैं आपको बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें जी, ये है आपका अमेरिका, ये 2 हिस्सों में, एक ये है और एक ये ऊपर अलास्का भी है, ये भी अमेरिका का हिस्सा है और ये रशिया के बिल्कुल साथ लगता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि रूस और अमेरिका बहुत दूर है, नहीं, एक तरफ से ये बहुत करीब भी है। जब इस मैप को आप ऐसे बंद करते हैं तो रशिया का ये वाला एरिया ये यहाँ से बाहर निकलता है और यहाँ से सामने अमेरिका है, तो इनके बीच में जो आखिरी फासला रह जाता है ना, वो 4.5 किलोमीटर का रह जाता है। एक तरफ जो है रशिया का इलाका है केप डेजनिया और दूसरी तरफ अमेरिका का अलास्का है, तो ये बहुत करीब है इधर से ना, वहाँ पे बीच में जजीरे भी हैं इनके, कुछ रशिया के पास हैं, कुछ अमेरिका के पास हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत करीब होने के बावजूद कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट है नहीं। भारत अमेरिका को फायदा क्या होगा, ये है जनाब वेनेजुएला, जिस पे अमेरिका ने हाल ही में कंट्रोल किया है। वेनेजुएला को कंट्रोल करने के बाद अमेरिका के पास अब ये सलाहियत है कि वो सबसे बड़ा ऑयल का जखीरा कंट्रोल कर चुका है। यहाँ पे अमेरिकन कंपनियां काम करेंगी, अमेरिका को तेल का मसला ही कोई नहीं है। माजी में अमेरिका भी अपना तेल यहां से लेकर जाता था, यहां से तेल निकलता था, यहां से यूं जाता था, अमेरिका को जाके मिलता था। माजी में ये होता था, अब नहीं होता। अब अमेरिका यहां से बहुत तेल ले लेता है, अमेरिका के अंदर अपनी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो अमेरिका ने नए जखायर बहुत सारे अपने काबू कर लिए हैं। अमेरिका का 1% तेल बताया जाता है कि वो यहां से जा रहा था, नहीं भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, एक सिंबॉलिकली तेल जा रहा था ना, अगर नहीं जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। तो अमेरिका को फर्क कोई नहीं पड़ेगा, उसकी इंडस्ट्री भी चलेगी, उसका काम भी चलेगा। बल्कि होगा ये कि अमेरिका यहां से जो तेल प्रोड्यूस करेगा वो अटलांटिक ओशियन के जरिए से और पैसिफिक ओशियन के जरिए से, इन दोनों समुद्रों के जरिए से दुनिया के ममालिक को बेचेगा। किसको बेचेगा, यहां बेचेगा, यहां बेचेगा, यहां बेचेगा, इंडिया को भी बेचेगा, बाकी ममालिक को कोशिश करेगा बेचने की। तो अमेरिका का तो तेल बिकेगा, अमेरिका की मसनूआत भी बिकेगी। अमेरिका यूरोप को कहेगा कि आप भी हमसे खरीदें। अब जो तेल यहां से पहले यूं जाता था, अब यहां से यूं आएगा, यहां से यूं जाएगा, तो अमेरिका के कंट्रोल में यूरोप की मईशत भी आ जाएगी। लूजर कौन बनेगा, यूरोप, क्योंकि उसे महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।